साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर कई जजमेंट रिसेंटली अभी आ रहे हैं और जजमेंट अधिकांश जो है वो अक्यूज़ के पक्ष में है, क्योंकि जो भी गलतियां प्रोसिक्यूशन से होती है डेफिनेटली उसका फ़ायदा अक्यूज़ साइड को या डिफेंस को मिलता ही मिलता है। पर साथियों, वे ऑफ आर्गूमेंट, वे ऑफ प्लीडिंग्स और वे ऑफ क्रक्स क्या है ये हमें समझना होगा और हमारे केस में हमें करना क्या है। और एक रिसेंट लॉ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जो मात्र 3 दिन पहले आया है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया ट्रायल कोर्ट के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए कि उन्हें किस प्रकार से अलर्ट रहना होगा टू फ्रेम द चार्ज, अदरवाइज़ हर मुलजिम जो है वो बरी हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें एज़ पर लॉ, एज़ पर टेक्निक, एज़ पर प्रोसीजर वर्कआउट करना है, तभी हम अपने राइट्स को इन्फोर्स कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई भी मतलब नहीं रहेगा। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो, एफिशिएंटली आर्गूमेंट करो और टेक्निकली कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास करो कि जो भी हमारे ऊपर चार्जेस है उसके समर्थन में ना तो एविडेंसेस है ना ही चार्ज है, और जो एग्जिस्टिंग चार्ज है उसके समर्थन में कोई गवाह नहीं है, और जो गवाह है सम ऑफ देम आर हॉस्टाइल, सम ऑफ देम आर कॉजिंग अ मेजर कॉन्ट्राडिक्शन इन देयर टेस्टिमोनी, तो उसका फ़ायदा जो है डिफेंस को मिल जाएगा। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, मैंने जैसा कि स्क्रीन पे लिखा है कि अक्यूज़ जो है वो यूजुअली होता है बुक सेक्शन 7 और 13(1)D PC एक्ट के अंदर। क्लियर हो गया साथियों? बेसिकली जो जोर है वो है पेंडेंसी ऑफ वर्क के अंदर, जिसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहता है। कई बार क्या होता है कि कोई वर्क करते समय पब्लिक सर्वेंट को कई मल्टीपल टास्क से गुजरना होता है। जैसे आवेदन पेश वो करेगा, उसके बाद फीस जमा कराएगा, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर उस तक फाइल पहुंचेगी, उसका फिर वो स्क्रूटनी करेगा, फिर कुछ कमी है तो डॉक्यूमेंट मंगवाएगा, अगर कमी नहीं है तो आगे फॉरवर्ड करेगा और आगे से ऑब्जेक्शन लग के आया है तो उसको क्योर करने का प्रयास करेगा। इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल टास्क टू बी डन वाइल डिस्चार्जिंग द वर्क और डिस्चार्जिंग द ड्यूटी। तो सिर्फ एक स्टेप पर जाकर यह कह देना कि ही इज़ लायबल, ये न्याय उचित नहीं है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को और कोर्ट को यह देखना है जो भी वर्क कंसर्न परिवादी बता रहा है वो वर्क क्या सिंगल इंस्टेंस का है या मल्टीपल इंस्टेंस का है, और अगर मल्टीपल है तो कितने मल्टीपल इंस्टेंस का है और कितने हिस्सों में वो काम किया जाना है और किस किस के द्वारा किया जाना है। अगर ये असर्टेन नहीं हुआ तो पेंडेंसी ऑफ वर्क ही असर्टेन नहीं हुआ। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पेंडेंसी ऑफ वर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। उसके पार्ट पर कोई मोटिव है जिस कारण वो हर सूरत में जो है ब्राइब जाता है। क्लियर है? तो पेंडेंसी ऑफ वर्क में मल्टीपल टास्क थ्योरी जो है उसको हमको देखना होगा कि किस स्टेज पर पैसे मांगे गए और कब कब मांगे गए। अगर उन स्टेजेस के संबंध में कोई एविडेंस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है या कोई कोएजेंट एविडेंस फाइल पे नहीं है, तो उसका भरपूर फायदा जो है डिफेंस को मिल जाएगा, जिसको कहते हैं एरर इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द केस। तो हमें वही एरर पर जो है वर्कआउट करना है। साथियों, यूजुअली क्या होता है कि जब कोई काम मल्टीपल टास्क में बटा होता है तो लगातार जो है संपर्क करता है परिवादी अभियुक्त से। वो कुछ डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है तो वो देकर आ गया, वो कुछ एरर बता रहा है तो उसको रेक्टिफाई करके आया। बट इस सीक्वेंस में कई बार ऐसा होता है कि परिवादी जो है वो जाता है ACD ऑफिस में और ये कहता है कि अक्यूज़ जो है वो पैसे मांग रहा है। जब मैक्सिमम काम अक्यूज़ कर रहा है, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, और जो तथाकथित डिमांड आप बता रहे हो मन से, जिसके समर्थन में कोई एविडेंस नहीं है, देन अक्यूज कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इवन ट्राइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें समझ के चलना होगा। क्लियर हो गया आपको? चलिए साथियों, जो ये रिपोर्ट देता है, इस रिपोर्ट में ये साफ लिखता है कि अक्यूज जो है डिमांड कर रहा है, और जब ट्रांसक्रिप्शन बनता है इन द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन उसमें ऐसी कोई बात होती नहीं है। फर्स्ट टाइम आप लोग जाते हो, हेलो हाय शाय बैठिए, किस काम से आए, क्या करना है जी, तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि अक्यूज़ की कोई मेंशन नहीं है। अक्यूज़ को यहाँ पर इम्प्लीकेट करने का जो है भरपूर प्रयास किया गया है। अगर उसकी मांगने की इच्छा होती तो कोई भी रुकता नहीं है। आप खुद देखो, अगर हमें 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपये चाहिए तो इंस्टेंटली क्या बोलेगा व्यक्ति, तू जल्दी आ, तो अभी तक लेकर आया नहीं, फटाफट आ जा, तेरा काम खराब हो जाएगा। इस तरह की आती है टोन्स। ये टोन्स कभी नहीं आएगी कि बैठिए चलो डिस्कस करते हैं और सुनाओ क्या हाल चाल है, और दूसरी बातें भी जो है वहाँ निकल के आएंगी। तो जिसका मतलब ये कि फोकस नहीं है अक्यूज़ का पैसे मांगने में, पर इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है कि अक्यूज़ जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए, कोई ऐसी बात कह दे जिसका भरपूर फायदा जो है कंसर्न परिवादी जो है उठाकर उस बात को रिकॉर्ड करके और कंसर्न जो है अक्यूज़ को ट्रैप कर दे। तो इस बात को विशेष जो है हमको ध्यान में रखना है कि जो भी ये रिपोर्ट दे रहा है और जो भी ट्रांसक्रिप्शंस हैं उसमें कितना मैचिंग जो है रिकॉर्ड पर है। अगर मैचिंग नहीं है तो इसका डेफिनेट फ़ायदा जो है आपको मिल जाएगा। साथियों, जब फाइनल ट्रैप होगा तो इसमें दो बातें होंगी, या तो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। पर प्रोसिक्यूशन को रूल नंबर 47 जो है CBC का कंप्लाई विद करना ही करना है। मीन्स the prosecution has to obtain the basic explanation of the accused on the incrimination on the record। अगर वो obtain नहीं किया गया है तो उसका फायदा जो है आपको मिल जाएगा। साथियों, एक बात जो है आपको समझने की, कितने विटनेसेस जो है फाइल पर है, कितना जो है सपोर्ट कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को। अगर परिवादी जो है हॉस्टाइल हो गया या सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका एक फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लस का जो है मार्किंग किया है। एक बात आप समझ लो कि B जयराज
और सत्यनारायण मूर्ति वाले मामले में ये स्पष्ट था कि परिवादी या तो सपोर्ट नहीं करे या कोर्ट में नहीं आए तो उसका फ़ायदा जो है प्रोसिक्यूशन को मिलेगा। बट बाद में जब लॉ बना नीरज दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का, तो प्रोसिक्यूशन को ये वहम था कि भले ही परिवादी नहीं आया, भले वो मर गया, तो अगर अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है तो हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कराकर कंसर्न अक्यूज को जो है सजा दिलवा पाएंगे। पर 17 मार्च 2023 को, उसके बाद 23 मार्च 2023 को करीबन 3 जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के। तीनों में स्पष्ट कर दिया कि परिवादी ऑस्ट्रेलिया समर्थन नहीं कर रहा है, उसका फायदा डिफेंस को मिलेगा। और इसके बाद एक कानून आया 13/4/2023 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है परिवादी प्रोसिक्यूशन को तो इसका भरपूर फायदा जो है डिफेंस को मिल जाएगा। तो कई केसों में ऐसा देखने को मिला है कि जो कंसर्न परिवादी सपोर्ट वो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली जो है इसका फायदा डिफेंस को मिला ही मिला है। इसके अलावा जो अन्य गवाह फाइल पर है उनके बयान कैसे हैं, अगर रिश्वत को लेकर, पहुंचने को लेकर या अन्य तथ्यों को लेकर उनके बयानों में जो है गंभीर विरोधाभास है तो उसका फायदा डेफिनेटली जो है अक्यूज को मिलेगा, डिफेंस को मिलेगा। इसके कारण मैंने यहाँ प्लस मार्क किया है। साथियों, मल्टीपल डिमांड और एविडेंसेस क्या है फाइल पर, उसको लेकर ये भी जो है महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर डिमांड मल्टीपल है तो उस संबंध में एविडेंस फाइल पर होने चाहिए और स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम होने चाहिए। अगर स्पेसिफिक चार्ज नहीं है मल्टीपल डिमांड को लेकर तो उसका भरपूर फायदा जो है डिफेंस को मिल जाएगा। ये भी जो है आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ द डिपोजिशन की, जो कुछ बयान फाइल पर आ रहे हैं, जो डिपोज किए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, वो समर्थन पूर्ण कर रहे हैं, अधूरे कर रहे हैं, या जो थ्योरी सेटअप करी है प्रोसिक्यूशन से उससे भिन्न जाके जो है बयान दे रहे हैं। अगर उनकी क्वालिटी ऑफ डिपोजिशन नहीं है, उसमें विरोधाभास है, तो उसका भरपूर फायदा जो है आपको मिल जाएगा। साथियों, एक बात जो है आपको समझनी है कि सेक्शन 464 सीआरपीसी ये कहता है, क्योंकि ये पॉइंट यूजुअली जो है स्टेटस करेगा कि अगर कोई डिफेक्ट भी है, कोई ओमिशन भी है इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो ये फैटल नहीं है प्रोसिक्यूशन के लिए, तो भी परजुरी कॉज नहीं हो रही हो डिफेंस को। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब स्पेसिफिक ऑफेंस है तो चार्ज भी स्पेसिफिक होना चाहिए, उसकी एविडेंस भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 7 पीसीएड का जो बेसिस है वो है ग्रेटिफिकेशन एंड डिमांड। दोनों ही साबित करने होंगे। अगर फाउंडेशन फैक्ट रिकॉर्ड में है तो ही प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा, अदरवाइज सेक्शन 20 का प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। तो मोटी मोटी बात क्या है कि कैजुअल अप्रोच जो है कोर्ट को नहीं लेनी है। कोर्ट ने क्या लिखा था, ट्रायल कोर्ट ऑट टू बी वेरी meticulous when it comes to the framing of charge. In a given case, any such error or omission may lead to acquittal and a long delay in trial due to an which can be passed under subsection 2 of section 464 of CRPC. तो कुल मिला के ट्रायल कोर्ट को जो है अपना रवैया जो है कैजुअल नहीं करना है। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं स्पेसिफिकली तो आप चार्ज फ्रेम करो, नहीं है तो उन चार्जेस से या उन आरोपों से अक्यूज को जो है दोष मुक्त करो। कई बार ऐसा क्या होता है कि एविडेंस नहीं है और उसके बावजूद भी प्रोसिक्यूशन ने कहता कि भाई इस तारीख को डिमांड हुआ, तो कोर्ट जो है उस पार्ट को देखता ही नहीं है वाइल फ्रेमिंग द चार्ज। जबकि ड्यूटी कोर्ट की क्या है कि जो कुछ भी तथ्य प्रोसिक्यूशन लेके आ रहा है और कोई स्पेसिफिक डेट बता रहा है डिमांड को लेकर, तो उस संबंध में अगर एविडेंस है तो स्पेसिफिक चार्ज फ्रेम होना चाहिए, और अगर नहीं है तो द प्रोसिक्यूशन एजेंसी बी क्वेश्चन कि अगर ये फैक्ट रिकॉर्ड पर है और इसके समर्थन में एविडेंस नहीं मिली, आपने इस पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर जो है क्या जो है एविडेंस कलेक्ट किया। अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं है और उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ केस लेके आ रहे हैं तो भरपूर उसका फायदा मिल जाएगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ और कोई एविडेंस फाइल पे नहीं है तो ये ओमिशन और ये डिफेक्ट जो है डेफिनेटली जो है डिफेंस को फायदा देने वाला है। साथियों, इसके अलावा कोर्ट की ड्यूटी है इन मामलों में कि विजिलेंट रहे, और अगर प्रॉपर चार्ज नहीं है तो कोर्ट जो है प्रॉपर चार्ज फ्रेम करे। अगर प्रॉपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है तो डेफिनेटली इसका फायदा जो है अक्यूज को मिलेगा ही मिलेगा। और साथियों, इस रिसेंट मामले में भी इन बिंदुओं को लिखते हुए कोर्ट ने जो है अक्यूज को एक्विट करने के जो है ऑर्डर दिए सेक्शन 7 और 13(1)D PC एक्ट से। तो साथियों, देखा ना कितना आसान है। अगर बात को समझेंगे तो ईजी रहेगा, बात को नहीं समझेंगे तो दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी। तो फैक्ट्स को समझो, लॉ पॉइंट को समझो, उसके लाइट में इंटरप्रिटेशन करो और उसके लाइट में वर्कआउट करते हुए आगे बढ़ो। साथियों, कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं आएगी। साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।